हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू दिस न्यू लेक्चर इन द क्वांटम मैकेनिक्स सीरीज़। हम लोग पर्टर्बेशन थ्योरी, टाइम इंडिपेंडेंट और उसमें भी अभी नॉन डिजेनरेट केस को डील कर रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी के लिए हमने रिजल्ट्स निकाल लिए थे। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड ऑर्डर। आपको और अच्छा आंसर चाहिए तो आप सेकंड ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन और सेकंड ऑर्डर का स्टेट या कैट करेक्शन आप निकालना चाहेंगे, तो EN2 और N2 जिन्हें हमने लिखा है। तो जहाँ पे हमने ऑर्डर बाय ऑर्डर कंपैरिजन किया था, लैम्डा की वेरियस पावर्स के कोफिशिएंट को इक्वेशन के दोनों साइड्स में कंपेयर किया था, ठीक है। तो वहाँ से सेकंड ऑर्डर के लिए मुझे ये इक्वेशन मिली थी। ओके यस, तो इस इक्वेशन से हम स्टार्ट करेंगे। यस, इस इक्वेशन में अगेन जो चीज़ें नोन हैं उनको मैंने टिक किया, अंडरलाइन कर रखा है। टिक करने का मतलब है ये तो हमें शुरू से बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम पता था। N0 अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, अनपर्टर्ब्ड आइगन वैल्यूज़, ओके, अनपर्टर्ब्ड आइगन स्टेट्स, ये पता है। ये जो रेड लाइन में अंडरलाइन किया है EN1 फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन और N1 फर्स्ट ऑर्डर कैट करेक्शन, ये हम निकाल चुके हैं फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन में। तो सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन के लिए आपको इनकी ज़रूरत है। ये आप सीधे सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन डील नहीं कर सकते हैं, पहले आपको फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑर्डर सॉल्व करके ये भी पता है। और ये जो ब्लू में चीज़ें अंडरलाइन हैं, केवल ये हमारे अननोन है, N2 सेकंड ऑर्डर का कैट का करेक्शन और सेकंड ऑर्डर का एनर्जी का करेक्शन। तो अगेन इस इक्वेशन को हमने इस तरह से रीअरेंज करें, ये N2 कैट वाले टर्म को एक ही तरफ ले आएँ दोनों को, तो दिस ओके। इनफैक्ट आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर के जो स्कीम ऑफ कैलकुलेशन है वो दोनों केसेस में एक जैसी है। इनफैक्ट मैंने लास्ट में इसे समराइज़ किया है, ओके दिस। तो ये टर्म अगर मैं इधर ले आऊँ और इस टर्म को इधर ले जाऊँ तो H0 माइनस EN0 N2 इक्वल टू सबसे पहले ये टर्म लिखा EN2 N0 प्लस ये दोनों टर्म में N1 कैट है, EN1 माइनस H डैश N1, ओके दिस। हमारे अननोन्स ये हैं N2 कैट और EN2 एनर्जी करेक्शन। अगेन ये स्टेप, नेक्स्ट स्टेप वैसा ही है जैसा हमने फर्स्ट ऑर्डर में किया। आप इसका इनर प्रोडक्ट लीजिए M0 अनपर्टर्ब्ड वाले सिस्टम की किसी mth स्टेट के साथ, ओके। m कोई आर्बिट्री स्टेट है, ओके। ये खुद n के बराबर भी हो सकती है या n से डिफरेंट भी हो सकती है, दैट कम्स लेटर, बट अभी आपने किसी आर्बिट्री स्टेट m0 के साथ इसका इनर प्रोडक्ट लिया, ओके। अगेन यहाँ पे दो चीज़ें, एक हो सकता है नोटेशन आगे में m0 में मुझे 0 ऊपर लिखना चाहिए, हो सकता है मैं बाद में कहीं पर नीचे भी लिख रहा हूँ जैसे यहाँ पर लिख दिया है, बट बी केयरफुल अबाउट दिस। और दूसरी चीज़, इनर प्रोडक्ट हम हमेशा कैट के साथ लेते हैं। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तब तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इसको, इसके डुअल वेक्टर को, लेकिन कहते हैं हम हमेशा है इनर प्रोडक्ट इसके साथ ले रहे हैं, ओके। जैसे हम कहते हैं, माना फाई और फाई कोई वेव फंक्शन था, आप कहते हैं हम इसका स्केलर प्रोडक्ट ले रहे हैं साई के साथ, तो उसका असली मतलब तो ये होता है साई स्टार फाई के साथ मल्टीप्लाई करके इंडिकेट करो, पर कहते यही हैं इनर प्रोडक्ट किसके साथ ले रहे हैं, साई के साथ। तो उसी तरह से यहाँ पे इनर प्रोडक्ट हम कैट के साथ ही कहते हैं, M0 के साथ, ओके। तो ये स्टेप ऐसी, यहाँ पे आपके सारे टर्म्स जो है मैंने एक्सप्लिसिटली क्लियरली लिखे हैं इस केस में। पहला टर्म बनेगा M0 के साथ प्रोडक्ट ले रहे हैं, M0 H0 N2 फर्स्ट टर्म। दूसरा टर्म माइनस M0 EN0 N2। जो भी चीज़ थी, चाहे ऑपरेटर हो चाहे नंबर्स हों, उनको मैंने बीच में स्क्वीज़ किया है। M0 से आपने इनर प्रोडक्ट लिया और पहले से एक कैट आप पे मौजूद है N2, ओके दिस। ऐसे ही राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म M0 से इनर प्रोडक्ट लिया EN2 N0। अगला टर्म M0 EN1 N1 और लास्ट टर्म माइनस M0 से इनर प्रोडक्ट लिया H डैश एक्टिंग ऑन N1, ओके, एक्सप्लिसिटली लिखा है। अब यहाँ पे अगर इन्हें सिंप्लीफाई करें, H0 का एक्शन M0 पे भी आप देख सकते हैं। नॉर्मली ऑपरेटर को आप इस तरफ को एक्ट करते हैं, पर हर्मिशियन ऑपरेटर होने के कारण आप इसके एक्शन को, H0 के एक्शन को M0 पे भी देख सकते हैं। H0 अनपर्टर्ब्ड हैमिल्टोनियन, M0 उसी हैमिल्टोनियन की, अनपर्टर्ब्ड वाले हैमिल्टोनियन की आइगन स्टेट है mth वाली। तो आपको जो आंसर मिलेगा, आपको मिलेगा ये वाली स्टेट रिटर्न होगी और साथ में EM0 मल्टीप्लाई होके जो फर्स्ट ऑर्डर की कैलकुलेशन है वहाँ पे मैंने एक्सप्लिसिटली दिखाया है आपको इंटीग्रल फॉर्म में, ओके। तो ये टर्म यहाँ EN0 एक कांस्टेंट है, एक नंबर है, तो वो बाहर आ जाएगा, ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की तरह है। तो M0 और N2 का इनर प्रोडक्ट यहाँ इस टर्म में भी ऐसे होगा। EN2 एक अननोन क्वांटिटी है पर इट इज़ अ कांस्टेंट, ऑपरेटर नहीं है, कांस्टेंट है, तो EN2 बाहर आ गया, M0 N0। अगला टर्म में EN1 भी एक नंबर है, M0 N1। लास्ट वाले में यू हैव टू बी केयरफुल, H डैश एक नंबर नहीं है, ऑपरेटर है, तो आप इसे ऐसे बाहर नहीं ले सकते हैं। तो M0 H डैश तक तो मैंने ऐसे ही लिखा। और ये N1 की वैल्यू जो हमने फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में, N1 फर्स्ट ऑर्डर कैट करेक्शन है, ये हमने ऑब्टेन कर रखा है। ये किस फॉर्म का था, समेशन ओवर P CP P0। मैंने इस N1 को बाद में कैंसिल करना शुरू कर दिया था, CP P0। लेकिन फिर हमने क्या किया था, फॉर सम रीजन्स
समेशन के सारे टर्म्स को तो रिटेन किया था, बस एक टर्म को उसमें से अलग कर दिया था जो था सी एन एन नॉट। nth वाला जो टर्म था, nth वाले की खुद जो मिक्सिंग थी उस टर्म को हमने अलग कर दिया था, और सी एन की वैल्यू हमने पता लगाई थी, इट इज़ प्योरली इमेजिनरी, और उसे हमने माना आइटा अल्फा की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था। तो ये है, ये n1 कैट का जो आंसर है यहाँ पे लास्ट टर्म में। इनफैक्ट मुझे n1 का आंसर यहाँ और यहाँ दोनों जगह सब्स्टिट्यूट करना है, पर अभी मैंने एक टाइम केवल सेकंड वाले इसमें सब्स्टिट्यूट किया। ओके, सेकंड वाले टर्म में सब्स्टिट्यूट किया तो ये वो है। ओके, अब टर्म बाय टर्म क्या सिंप्लीफिकेशन हो रहा है फिर से देखें। ये दोनों सेम इनर प्रोडक्ट है, एम नॉट एन टू एम नॉट एन टू, तो ये कॉमन लिया तो ई एम नॉट माइनस ई एन नॉट, ओके, इक्वल टू यहाँ ये टर्म ई एन टू और एम नॉट और एन नॉट अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का mth और nth स्टेट का इनर प्रोडक्ट, तो ये होगा डेल्टा एम एन के बराबर। सेम होंगे तो 1, अलग अलग होंगे तो यू गेट 0। ओके, सो दिस इज दिस प्लस ये वाला टर्म। अब मैंने इस टर्म में भी ये जो n1 कैट है इसको इस फॉर्म में एक्सपेंड करके यहाँ भी लिख दिया है, जो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन से हमें रिजल्ट मिला है उसको मैंने इस टर्म में भी अब की बार इस्तेमाल किया है, दिस। सो व्हाट आई गेट इज दिस en1, ठीक है, m नॉट और n1 की वैल्यू, इस तरह का एक्सप्रेशन है एक समेशन ओवर पी डैश। समेशन में यहाँ पे नहीं लिख पाया तो एक्चुअली इस प्रोडक्ट के पहले समेशन है, समेशन ओवर पी डैश सी पी पी नॉट, सी पी पी नॉट टाइप के वाले टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स, और एक टर्म उसके अलावा अकेला टर्म कितना है, आइटा एल्फा टाइम्स एन नॉट। तो आइटा एल्फा टाइम्स एन नॉट के साथ भी किसका, एम नॉट का इनर प्रोडक्ट, एम नॉट आइटा एल्फा एन नॉट। तो बेसिकली n1 वो जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन कैट है उसकी वैल्यू मुझे यहाँ भी रखनी थी, यहाँ भी रखनी थी। मैंने दो अलग अलग स्टेप्स में रखा। इस वाले स्टेप तक आते आते केवल लास्ट टर्म में n1 कैट की वैल्यू रखी, और इस टर्म पे आते आते मैंने इस वाले टर्म में भी उसकी वैल्यू रख दी। ओके, और अब की बार ये वाला टर्म मैं सिंप्लीफाई करके मैंने थोड़ा और लिख दिया है। ये वाला टर्म आप देखें तो कितना है, ये वाला टर्म पे आप कंसंट्रेट कीजिए। समेशन पी डैश आप बाद में कर सकते हैं, मतलब पहले टर्म्स को इवेलुएट कर लो। यहाँ आपने क्या किया है, दिस इंटू दिस, मैं इसे इंटू कह रहा हूँ, ये वैसे वो है बट इन अ सर्टेन सेंस इट इज़ अ काइंड ऑफ मल्टीप्लिकेशन। दिस इंटू दिस करना है, और ऐसे बहुत सारे टर्म्स का यहाँ सम है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इंडिविजुअल एक एक टर्म के लिए ये प्रोडक्ट इवेलुएट कीजिए और समेशन बाद में कीजिए। तो समेशन पी डैश बाहर आ गया, माइनस साइन, एम नॉट एच डैश पी नॉट, और एम नॉट एच डैश पी नॉट, इस तरह के टर्म के लिए हमने एक शॉर्ट हैंड इंट्रोड्यूस कर रखा है, इसे हम लिखते हैं एच डैश एम पी, द मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ पर्टर्बेशन बिटवीन द mth एंड द pth अनपर्टर्ब्ड स्टेट। ओके, तो ये जो यहाँ पे टर्म बन रहा है इस तरीके का, ये वाला, इसको समेशन पी डैश सी पी नंबर्स हैं, सी पी आर जस्ट नंबर्स। ओके, वो नंबर कहाँ है अभी आपको नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन ये वो है, और बाकी जो बचा एम नॉट एच डैश पी नॉट, वो ये रहा एच डैश एम पी। और ये कहाँ से आया, खुद जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं CP, ये इनकी वैल्यू है। CP कोफिशिएंट की वैल्यू होती है एच डैश पी एन ओवर EN0 माइनस EP0, तो वो वैल्यू लिख रखी है। ओके, और ये लास्ट वाला टर्म, यहाँ लास्ट वाले टर्म में भी एम नॉट एच डैश और एन नॉट का इनर प्रोडक्ट, एम नॉट एच डैश और एन नॉट, तो उसे आप लिखेंगे एच डैश एम एन, और उसके अलावा आइटा एल्फा जस्ट एक नंबर है दिस, तो ये ओके दिस। और अभी मुझे एक चीज़ और करनी है, यही चीज़ मैं यहाँ भी करूँगा इस वाले टर्म में भी। CP जस्ट नंबर है, CP बाहर आ जाएगा, एम नॉट और पी नॉट का इनर प्रोडक्ट, एम नॉट और पी नॉट अनपर्टर्ब्ड वाले आइगन फंक्शंस हैं, तो इनका इनर प्रोडक्ट डेल्टा एम पी बनेगा। ओके, इस वाले में आइटा अल्फा बाहर आ जाएगा, एम नॉट और एन नॉट का इनर प्रोडक्ट डेल्टा एम एन। ओके, लेकिन उसके अलावा EN1 की वैल्यू भी हमें पता है, आप चाहे तो EN1 को ऐसे भी रहने दे सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, पर EN1 की वैल्यू होती है एच डैश एन एन। फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन जो होता है वो होता है द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द पर्टर्बेशन हैमिल्टोनियन इन द nth अनपर्टर्ब्ड स्टेट। तो EN1 भी मुझे पता है, तो वो वैल्यू भी अगर मैं सब्स्टिट्यूट कर दूँ, ये सारी वैल्यू जितनी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ये सब हम सब्स्टिट्यूट कर दें। ओके, तो वो दिस एक्सप्रेशन लुक्स समथिंग लाइक दिस। लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली कोई चेंज नहीं किया, राइट हैंड साइड का फर्स्ट टर्म डेल्टा एम एन वो पहले ही हो चुका था, ये टर्म इस फॉर्म का, टर्म बाय टर्म मैंने उसी ऑर्डर में टर्म्स को लिखा है जिस ऑर्डर में टर्म्स पिछले एक्सप्रेशन में थे, बट अब वहाँ पे मैं ऑर्थोनॉर्मलिटी और वो बाकी सारे आर्ग्यूमेंट्स को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। ओके दिस, और EN1 वगैरह की वैल्यू, जैसे यहाँ पे एच डैश एन एन कहाँ से आया, पिछले एक्सप्रेशन में मेरे पास यहाँ पे EN1 था, तो EN1 की जगह ये रख दिया। ये टर्म CP की वैल्यू है, ये EN1 की वैल्यू है, ये जो है दिस अपॉन दिस ये CP की वैल्यू है। ओके, व्हेन P इज़ नॉट इक्वल टू N, डेल्टा MP क्योंकि M0 और P0 का इनर प्रोडक्ट आ रहा था। अगले टर्म में एच डैश एन एन, अगेन ये EN1 की वैल्यू है, EN1 वाला टर्म इससे भी मल्टीप्लाइड था, इससे भी मल्टीप्लाइड था, आइटा अल्फा कांस्टेंट बाहर आया, और आपके पास वहाँ M और N का इनर प्रोडक्ट था, M0 और N0 का, तो डेल्टा एम एन।
लास्ट टर्म को मैंने इस तरह से पहले ही सिंप्लीफाई कर दिया था, डेल्टा एम पी और डेल्टा एम एन की फॉर्म में दिस। तो ये आपकी सेकंड ऑर्डर की वो इक्वेशन है जहाँ से आपको सारे रिजल्ट मिलेंगे। जैसे फर्स्ट ऑर्डर में हमें एक इक्वेशन मिली थी और उसमें हमने दो केस रखे थे, एक बार m इक्वल टू एन, वहाँ से एनर्जी करेक्शन मिला था, और एक केस रखा था m नॉट इक्वल टू एन, वहाँ से हमें मिला था कैट करेक्शन। तो वही केस यहाँ पर भी करना है। इस इक्वेशन को पहले एनर्जी करेक्शन सेकंड ऑर्डर का EN2 निकालने के लिए आप इसमें ये चॉइस रखिए, पुट m इक्वल टू एन। जिस आर्बिट्री कैट से आपने इनर प्रोडक्ट लिया था वो आपका nth वाला ही अगर होता तो पुट उसको आप सिंपली ऐसे कर सकते हैं, m की जगह n रखें। तो अगर आप m की जगह n रखें, m और n अगर सेम हो जाए, m की जगह n, दिस बिकम्स 0। इस इक्वेशन में अननोन्स क्या हैं पहले इसको देख लें। अननोन ये एक N2 कैट है और एक EN2 है, एनर्जी और कैट करेक्शन, तो आपको यही दो निकालने हैं। तो एक बार आपका ये टर्म खत्म होगा और तब आपका EN2 बचा रहेगा, तो EN2 की वैल्यू निकल आएगी, और एक बार ये टर्म खत्म होगा तो आपके N2 कैट का करेक्शन निकल आएगा। ओके, तो पहला हम इस टर्म को खत्म करते हैं। ये टर्म कैसे खत्म होगा, अगर m बराबर n, आपने m बराबर n रखा, ये खत्म हो गया, दिस 0। ये EN2 m बराबर n है तो डेल्टा mn 1 बन गया, EN2 प्लस ये टर्म 0, क्यों, m की जगह आपने n रखा है, वो तो आपने सब्स्टिट्यूट किया, m की जगह n रख दिया, तो ये कितना है, डेल्टा NP। डेल्टा NP तब सर्वाइव करेगा जब n बराबर क्या होगा, p। पर p आप चेक कीजिए, p कौन कौन सी वैल्यू लेता है। p तो यहाँ एक समेशन का इंडेक्स है, p 1 बनता है, 2 बनता है, 3 बनता है, 4 बनता है, p सारी की सारी वैल्यू ले सकता है, पर ये डैश के कारण p कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता है। ये जो हमने नोटेशन इंट्रोड्यूस किया था इसका मतलब क्या है, हमने p बराबर n वाले टर्म को इस समेशन सीरीज से बाहर कर दिया है। ये समेशन सीरीज p की केवल कौन सी वैल्यूज़ के लिए है, p बराबर n को छोड़ के बाकी सारी वैल्यूज़ को आपने सब्स्टिट्यूट किया m की जगह n, तो इस डेल्टा MP को समझो, ये डेल्टा है MP तो डेल्टा NP में बदल गया, ये वाला टर्म डेल्टा MP किस में बदल गया, डेल्टा NP। लेकिन P के ऊपर P समेशन से आ रहा है और समेशन के ऊपर डैश लगा हुआ है, डैश मतलब P की वैल्यू 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, लेकिन कभी भी n के बराबर नहीं होगी। तो ये डेल्टा में दोनों इंडेक्स कभी भी मैच नहीं कर सकते हैं, इसलिए 0। तो इसलिए ये टर्म इस समय कितना हो रहा है, सिंपली 0। ओके, अच्छा, नेक्स्ट टर्म h डैश NN आइटा अल्फा, यहाँ भी m बराबर n पुट किया है तो ये भी 1 हो गया, दिस। अभी आप इस कैंसिलेशन को मत देखिए, ये कैंसिल बाद में होगा, ये टर्म सर्वाइव कर रहा है। ये टर्म समेशन p डैश h डैश MP, m की जगह बस आपने n रख दिया तो h डैश NP h डैश PN EN0 माइनस EP0, ये हो गया, माइनस लास्ट टर्म माइनस आइटा अल्फा, और m की जगह आपने n रखा है तो h डैश NN। और आप इन दो टर्म्स को देखिए, आइटा अल्फा h डैश NN माइनस आइटा अल्फा h डैश NN, दीज कैंसिल आउट। बेसिकली बचे आपके पास 4 टर्म ओवरऑल पूरी इक्वेशन में, उसमें से 2 कैंसिल हो गए, एक EN2 है जो आप निकालना चाह रहे हैं, तो EN2 का आंसर आपका तैयार हो गया। सेकंड ऑर्डर करेक्शन एनर्जी कितना है, समेशन ओवर P डैश H डैश NP H डैश PN ओवर EN0 EP0। थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैंने H डैश NP क्या होता है उसको यहाँ पे ऐसे लिखा है, H डैश NP होता है पर्टर्बेशन का मैट्रिक्स एलिमेंट nth और pth अनपर्टर्ब्ड वाली स्टेट के बीच, n नॉट और p नॉट के बीच h डैश को स्क्वीज कर दो इंटीग्रल फॉर्म में, साई n0 स्टार h डैश साई p0 डी टाउ, ये इंटीग्रल। ऐसे ही h डैश pn ये वाला है, h डैश को pth और nth अनपर्टर्ब्ड स्टेट के बीच स्क्वीज करो, ओके, और ये डिनोमिनेटर में en0 माइनस ep0। समेशन p डैश का मतलब क्या है, सारी स्टेट्स के लिए कैलकुलेशन करनी है, बस सारी स्टेट्स के ऊपर ये सम करना है, बस p बराबर n के लिए नहीं। वो आप यहाँ से भी देख सकते हैं, हाँ ये अच्छी बात है कि p बराबर n की वैल्यू हमें नहीं लेनी है इस समय, क्योंकि अगर p की वैल्यू जब n के बराबर होगी तो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 0, तो वो केस हमें इनकाउंटर नहीं होगा। ओके, दिस, तो सेकंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन ये हो गया। और आप यहाँ पे बाद में उसमें हम पढ़ेंगे, या ये मैंने आपको वैसे वहाँ पर बता रखा है पहले, इनर प्रोडक्ट में एक प्रॉपर्टी होती है, अल्फ़ा बीटा का इनर प्रोडक्ट अगर हम लें और उसके बजाय अगर हम बीटा अल्फ़ा का इनर प्रोडक्ट लें तो ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। अल्फ़ा बीटा और बीटा अल्फ़ा ऑर्डर में अगर ऑर्डर हम चेंज कर दें तो ये क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट। तो ऐसे ही यहाँ ये जो 2 क्वांटिटीज़ थी, चाहे इस फॉर्म में सीधे देखो या इस फॉर्म में, H डैश NP और H डैश PN, इसमें n और p का ऑर्डर आगे पीछे है, यहाँ n आगे है, p लास्ट में है, यहाँ p आगे है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं। ये इनर प्रोडक्ट हमेशा एक नंबर बनेगा, पर वो नंबर इन जनरल कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो ये जो भी नंबर है ये उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। तो ये बेसिकली इस नंबर का मॉड स्क्वायर है। अगर इस नंबर को आप c समझें, ये c है, ये c स्टार है, तो ओवरऑल c इंटू सी स्टार मॉड c स्क्वायर, तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मॉड c स्क्वायर। ओके, समेशन ओवर p डैश en0 माइनस ep0, ओके, दिस। और इसको शॉर्ट में अगेन h डैश NP का मॉड स्क्वायर। यहाँ से एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपका निकल के आ सकता है, अगर nth स्टेट आपकी ग्राउंड स्टेट है,
आप करेक्शन वगैरह ढूंढ रहे हैं ग्राउंड स्टेट के लिए, सिस्टम की बहुत सारी अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की बहुत सारी एनर्जी लेवल्स थे, पर आपका ध्यान इस समय लोएस्ट वाले एनर्जी लेवल पे है। पर्टर्बेशन अप्लाई करने के बाद ये एनर्जी भी चेंज होगी, ये एनर्जी शिफ्ट होगी, इसमें कुछ फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन होगा, कुछ सेकंड ऑर्डर करेक्शन होगा। पर अगर हम सेकंड ऑर्डर एक्सप्रेशन को देखें किसके लिए, ग्राउंड स्टेट के लिए, ग्राउंड स्टेट का मतलब क्या होता है, उसकी एनर्जी बाकी सारे लेवल से सबसे कम होती है। अगर n मेरा ग्राउंड स्टेट है तो मतलब EN0 क्या है, किसी भी EP0 से कम है। P की वैल्यू n के बराबर तो वैसे भी नहीं हो सकती, तो n बराबर मैंने 1 चूज़ किया है, 1 मतलब ग्राउंड स्टेट, ठीक है। बाकी स्टेट्स n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 हैं। तो अगर मैं ग्राउंड स्टेट के लिए इस एक्सप्रेशन को अप्लाई करूं तो इसका मतलब EN0 ग्राउंड स्टेट की एनर्जी किसी भी स्टेट से क्या होती है, कम। ये टर्म जो न्यूमरेटर है ये मॉड का स्क्वायर है, ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। H-NP ये नंबर कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इन जनरल कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन इसका मॉड स्क्वायर क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव। आप पॉजिटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ आपने डिवाइड भी कर रखा है। लेकिन अगर n आपकी ग्राउंड स्टेट है तो किसी भी स्टेट की एनर्जी EP0 उससे हायर होगी, तो ये डिनोमिनेटर हमेशा क्या बन रहा है, नेगेटिव। तो आप पॉजिटिव नंबर्स को नेगेटिव नंबर्स से डिवाइड करके ऐड कर रहे हैं, मतलब बेसिकली आप नेगेटिव नंबर्स को लगातार ऐड कर रहे हैं, और नेगेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो सम भी क्या बनेगा, नेगेटिव। इट मीन्स अगर n आपकी ग्राउंड स्टेट है तो ग्राउंड स्टेट के लिए जो सेकंड ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन होता है वो क्या होता है, नेगेटिव। ओके, ये यहाँ से एक रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है। तो ये हमारा एनर्जी का करेक्शन आ गया। एनर्जी का करेक्शन कैसे आया, इस इक्वेशन में आपने क्या रखा, चॉइस रखी m = n। अब दूसरी चॉइस क्या है, पुट m ≠ n। डेफिनेटली m n के बराबर अगर नहीं है तब तो हाँ, लेकिन पहले सेकंड ऑर्डर का जो टोटल एनर्जी, सेकंड ऑर्डर तक का आपका टोटल एनर्जी का आंसर क्या हो जाएगा, EN0 अनपर्टर्ब्ड एनर्जी प्लस फर्स्ट ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन EN1 जो कि H-NN के बराबर होता है, प्लस सेकंड ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन जो कि ये लिखा हुआ है। ओके, दिस इसको अभी छोड़ दीजिए ओवरलैप और इसको, तो ये सेकंड ऑर्डर तक का हमारा एनर्जी का आंसर ये हो गया। ओके, अच्छा, दूसरा चीज़ हमें स्टेट का करेक्शन निकालना है, N2 निकालना है, सेकंड ऑर्डर तक का स्टेट का करेक्शन कितना है, चूज़ m ≠ n। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और करेंगे जो हमने फर्स्ट ऑर्डर केस में की थी, ये सेकंड ऑर्डर का जो कैट करेक्शन है इसको हम अनपर्टर्ब्ड वाले आइगन स्टेट्स के टर्म में एक्सपैंड करेंगे, क्योंकि ये जो है हमारा ये एजम्पशन है कि ये एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट है, तो हम N2 किसी आर्बिट्री स्टेट को एक कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में एक्सपैंड कर सकते हैं। पिछली बार हमने यही काम N1 के साथ किया था। N1 का एक्सपेंशन मैंने ऐसे लिया था, N1 बराबर समेशन CP P0। मैं वहाँ C के साथ ऊपर N1 भी लिख रहा था, बाद में मैंने हटा दिया था उसको। मैंने कैसे डिस्टिंक्ट किया, N1 के बजाय इस समय मैंने N2 का एक्सपेंशन भी किया है। ये जो C या D है इनको हम कहेंगे एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स। ओरिजिनल बेसिस P0 बेसिस, P0 बेसिस मतलब 1 नॉट, 2 नॉट, 3 नॉट, 4 नॉट, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की जो अलग अलग स्टेट्स थी, हम किसी भी आर्बिट्री स्टेट को, अननोन आर्बिट्री स्टेट को इस बेसिस में एक्सपेंड कर रहे हैं। जब N1 को एक्सपेंड किया तो अलग अलग डायरेक्शन में जो कोफिशिएंट्स थे, एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स, उनका नाम CP, और इस समय के जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स हैं उनका नाम ही अलग रख दिया, उनको हम D कह रहे हैं, D इन द pth डायरेक्शन, D1, D2, D3 एंड सो ऑन। ओके, तो ये बिल्कुल वैसा ही स्टेप है जैसा वो, और वहाँ पे मैंने ये चीज़ कही भी थी, हम निकालना N2 चाह रहे हैं। ये पार्ट मुझे पता है, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के सारी आइगन स्टेट्स पता हैं, तो अगर मुझे ये एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स पता लग जाएं किसी तरह से DP, तो हमारा N2 बन जाएगा। तो इनफैक्ट हमने यहाँ पे भी यही किया था, हमने N1 कैसे निकाला था, हमने ये एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स CP पता किए थे। CP में से बाकी सारे तो एक साथ पता हो गए थे, उनका एक्सप्रेशन तो एक साथ निकल गया था फॉर P ≠ n, और P = n वाला हमने नॉर्मलाइजेशन से पता किया था। सेम स्टेप यहाँ होगा, DP को हम पता करेंगे, हमें सारे के सारे D पता लग जाएंगे सिवाय P = n वाला छोड़ के, मतलब DN छोड़ के, और उसको हम नॉर्मलाइजेशन से पता करेंगे। तो दिस, तो अब आप ये दोनों कंडीशन जो हैं, N2 का ये वाला कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल बेसिस में जो एक्सपेंशन है ये, और साथ में m ≠ n की कंडीशन को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, ठीक है। N2 का एक्सपेंशन और m ≠ n। देखो m ≠ n रखने से क्या होगा, m अगर n के बराबर नहीं है ये टर्म खत्म हो जाएगा, EN2 ये वाला अननोन खत्म हो गया, केवल ये वाला अननोन बचा है, डेल्टा mn के कारण ये भी खत्म हो जाएगा। तो जो आपकी इक्वेशन है दैट लुक्स समथिंग लाइक दिस। बाकी आपके जो राइट हैंड साइड में जो टर्म्स बचे उनमें 2 टर्म तो डेल्टा mn वाले खत्म हो गए, 2 टर्म्स में आपको कुछ चेंज नहीं करना है, जैसे वो टर्म लिखे हुए थे वैसे के वैसे ही आपने रिपीट कर दिए। जैसे ये टर्म देखें H-NN H-MN, ये ज़्यादा से ज़्यादा मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया है, डेल्टा को मैंने फंक्शन को यूज़ कर दिया, समेशन ओवर P है विद अ डैश है, डेल्टा MP खुद ख़त्म हो जाएगा, समेशन का इंडेक्स ख़त्म हो जाएगा, लेकिन
पी इंडेक्स की वैल्यू किससे रिप्लेस हो जाएगी, एम से। तो आपका जो टर्म बनेगा एच डैश एन एन एच डैश एम एन, पी रिप्लेस्ड बाई एम, पी रिप्लेस्ड बाई एम यहाँ भी होगा अपॉन ई एन जीरो माइनस ई एम जीरो, वही टर्म ये लिखा हुआ है दिस टर्म। ओके, फर्स्ट टर्म जीरो हो गया डेल्टा एम एन के जीरो होने के कारण, फर्स्ट टर्म जीरो, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म भी जीरो, थर्ड टर्म भी डेल्टा एम एन के कारण जीरो। फोर्थ टर्म में आपने पी की जगह एम रखा है तो एच डैश एम पी, सॉरी एम की जगह एन रखा है तो एच डैश एन पी एच डैश पी एन ओवर दिस। ओके दिस और लास्ट टर्म माइनस आइटा अल्फा एच डैश एम एन। ओके, लेफ्ट हैंड साइड वाले पे थोड़ा आराम से काम करें। N2 का हमने ये एक्सपेंशन रखा है ये, तो इसको मैंने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया, इतना पहले से था एम नॉट और यहाँ था इनर प्रोडक्ट N2 के साथ, लेकिन N2 को मैंने इस फॉर्म में लिख दिया है समेशन पी डी पी पी नॉट। ओके, राइट हैंड साइड के टर्म्स ये हैं। यहाँ पे अगेन ध्यान रखिए, मैंने क्लैरिटी के लिए इसलिए अलग से बोल्ड करके लिखा है, इस सारी कैलकुलेशन के दौरान m नॉट इक्वल टू n है। आप यहाँ से जो भी रिजल्ट निकालेंगे वो उस m के लिए है जब m खुद n के बराबर नहीं है। ओके दिस, तो अब इसमें से अगर आप इस टर्म को देखें, केवल इसको, लेफ्ट हैंड साइड का जो ये तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, ये समेशन p, समेशन बाद में कर लेंगे और dp केवल नंबर्स हैं, अननोन है लेकिन नंबर्स हैं, तो ये भी बाद में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। आपको बेसिकली m नॉट और p नॉट का इनर प्रोडक्ट लेना है। ये टर्म सिंप्लीफाई होकर समेशन p dp m नॉट और p नॉट का इनर प्रोडक्ट, एम नॉट और पी नॉट का इनर प्रोडक्ट डेल्टा एम पी, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के ऑर्थोनॉर्मल वाले आइगन फंक्शंस हैं, तो डेल्टा एम पी और डेल्टा एम पी को आप समेशन के अंदर एम्प्लॉय कर रहे हैं तो समेशन भी और डेल्टा एम पी दोनों खत्म हो जाएंगे, लेकिन इंडेक्स पी किससे रिप्लेस हो जाएगा, एम से, तो यहाँ आपको सिंपली मिलेगा डी एम। ये वाला टर्म सिंप्लीफाई होकर केवल आपको क्या देगा, डी एम, दिस इंटू डी एम। डी एम ये कोफिशिएंट्स की वैल्यू मुझे पता लग गई, डीपी लिखो या डीएम लिखो एक ही बात है, तो ये अननोन कोफिशिएंट्स हम कह रहे थे हमें ये पता करना है, ये इग्नोरेंस हमने यहाँ ट्रांसफर कर दिया था कि ये पता लग जाएंगे तो ये पता लग जाएगा। अब लेफ्ट हैंड साइड में केवल आपका डीएम बच रहा है, तो कोफिशिएंट्स पता लग गए हैं, पर ये ध्यान रखिए इस कैलकुलेशन में एम नॉट इक्वल टू एन है, मतलब हमें सारे कोफिशिएंट्स पता लग चुके हैं सिवाय एक को छोड़ के, किसको, डी एन को छोड़ के, तो बाकी सारे कोफिशिएंट्स निकल चुके हैं, वो ये रहे। अब आपको कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड ये हो गई, राइट हैंड साइड के जो तीन टर्म्स हैं उनको बस रीराइट करते रहो, एच डैश एन एन एच डैश एम एन ओवर दिस माइनस सेकंड टर्म दिस। सेकंड टर्म को चाहे इस फॉर्म में लिखो चाहे इस फॉर्म में। ओके, ये कंडेंस्ड फॉर्म है, समझने के लिए मैंने केवल यहाँ पे ये फॉर्म इसलिए लिखी है, अदरवाइज यही लिखना ज़्यादा बढ़िया है, समेशन ओवर पी डैश एच डैश एम पी एच डैश पी एन ओवर ई एन जीरो माइनस ई पी जीरो, और लास्ट टर्म माइनस अल्फा माइनस आइटा अल्फा एच डैश एम एन दिस, ये हो गया। तो इसको अगर आप यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएं तो आपका डीएम कंस्ट्रक्ट हो गया है। डीएम कितना है, दिस एक्सप्रेशन, मैं पढ़ भी नहीं रहा हूँ, दिस एक्सप्रेशन, बट रिमेंबर ये आंसर आपने तब निकाला है जब एम नॉट इक्वल टू एन, मतलब एक्सपेंशन कोफिशिएंट तो हर डायरेक्शन में था, तो उनमें से सारे एक्सपेंशन कोफिशिएंट पता लग गए सिवाय किसको छोड़ के, डीएन को छोड़ के। डीएन मतलब खुद की डायरेक्शन में, आप nth स्टेट के करेक्शंस देख रहे हैं तो nth स्टेट में आप बाकी स्टेट्स की मिक्सिंग हुई है, लेकिन उसमें से बाकी सारे कोफिशिएंट्स पता लग गए, खुद सेल्फ की मिक्सिंग कितनी है वो पता नहीं लगी। अब ये डीएन कैसे पता लगेगा, यहाँ पे भी वही ट्रिक करेंगे जो हमने फर्स्ट ऑर्डर परटर्वेशन में की थी। आप N2 का एक्सप्रेशन ये है, डी पी पी नॉट, सारे पी के ऊपर सम, यहाँ अभी डैश नहीं है, सारे सम इसी के अंदर हैं, लेकिन इस सम में से आपने एक टर्म बाहर कर दिया, कौन सा वाला, डी एन वाला। डी पी की वैल्यू 1 बनेगी, 2 बनेगी, 3 बनेगी, 4 बनेगी, जब पी की वैल्यू खुद एन के बराबर बन रही है वो वाला टर्म हमने अलग से लिख दिया समेशन सीरीज से बाहर, डी एन एन नॉट, और बाकी ये इंडिकेट करने के लिए कि ये समेशन अभी भी है लेकिन इसमें एक वैल्यू मिसिंग है, कौन सी, p इक्वल टू एन वाली, इसके ऊपर हमने डैश लगा दिया, जैसा हमने फर्स्ट ऑर्डर परटर्वेशन में किया था वही चीज़ हम यहाँ पे फिर से रिपीट कर रहे हैं। दिस कम्स टू बी लाइक दिस। ओके, ये इतना हो गया दिस। अब ये पता लग चुके हैं, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है m का है, m की जगह p रख दोगे आपको dp पता लग चुका है, लेकिन ये अकेला जो एक कोफिशिएंट है dn, ये कैसे पता लगेगा, इसको पता करने के लिए अगेन अब जो आपका कैट का फाइनल आंसर है, वेव फंक्शन का फाइनल आंसर है, फाइनल आंसर से मतलब सेकंड ऑर्डर तक का आंसर, एन नॉट प्लस लैम्डा एन वन प्लस लैम्डा एन टू, आप ये डिमांड कीजिए ये वाली स्टेट भी क्या है, नॉर्मलाइज्ड। फर्स्ट वाले ऑर्डर तक भी हमने यही किया था, वहाँ हमारा आंसर केवल इतना बना था फाइनल आंसर, और हमने कहा था ये लैम्डा ऑर्डर तक अगर नॉर्मलाइजेशन हम इसकी डिमांड करें तो वो जो अकेला कोफिशिएंट सी एन छूटता है, वहाँ पे भी ऐसा ही एक्सप्रेशन था, समेशन ओवर पी डैश सी पी पी नॉट प्लस सी एन एन नॉट, वो एक्सप्रेशन लेकिन एन वन का था,
फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का। ऐसा ही एक्सप्रेशन सेकंड ऑर्डर करेक्शन का भी है। इसमें ये सारे पता लग चुके हैं, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन इसका लिखा हुआ है। इस एक्सप्रेशन की हमें कहीं जरूरत नहीं पड़ेगी आगे यूज़ करने के लिए, बट इसका एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं इन प्रिंसिपल। ये बस ये वाला नहीं पता है, ये वाला पता करेंगे नॉर्मलाइजेशन कंडीशन से। मैंने उसको पहले यहाँ पे किया था बट उसमें कुछ एरर हुई थी, तो दैट आई हैव डन ऑन द नेक्स्ट पेज। एन जो है अब आपका जो आंसर है, कैट का जो आंसर है, वेव फंक्शन का, स्टेट का जो आपका आंसर है, लैम्डा स्क्वायर ऑर्डर तक आप सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन कर रहे हैं, लैम्डा स्क्वायर ऑर्डर तक आपका आंसर ये रहा, n बराबर n नॉट प्लस लैम्डा n1 प्लस लैम्डा 2 लैम्डा स्क्वायर n2। अब यहाँ मैंने अभी लैम्डा को रिटेन कर रखा है, कैलकुलेशंस के एंड में हम लैम्डा को फिर से 1 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। देखिए n नॉट, इस टर्म को मैं a टर्म कह रहा हूँ, लैम्डा n1 खुद जो फर्स्ट ऑर्डर कैट करेक्शन है वो दो पार्ट्स में था, cp टाइम्स p नॉट बट समेशन ओवर p डैश प्लस एक टर्म अलग से cn n नॉट। cp की वैल्यू यहाँ पे मैंने नोट कर रखी है, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन में cp कोफिशिएंट्स की वैल्यू h डैश pn ओवर en नॉट माइनस ep नॉट इस तरह की निकलती है। वैल्यू की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी बट ऐसी वैल्यू होती है। और cn ये जो अकेला कोफिशिएंट बचता है ये हमें पता लगता है ये प्योरली इमेजनरी है, ये कुछ आइटा इंटू अल्फा टाइप का होता है। ओके, ये प्लस लैम्डा स्क्वायर, इस पूरे टर्म का नाम मैंने b रखा है, b में ये दो टर्म्स हैं। ठीक है, b बेसिकली क्या है, a टर्म इसके करस्पॉन्डिंग का है, b इसके करस्पॉन्डिंग का है और इसके करस्पॉन्डिंग के टर्म का नाम मैंने c रखा है। c भी ऐसी है, n2 को भी हमने एक्सपेंड किया, n2 भी कैसे बनाए, सारे बेसिस स्टेट्स को सुपरपोज करके बनाए, लेकिन उसमें से एक पर्टिकुलर n0 का जो सुपरपोजिशन है वो हमने अलग कर दिया और बाकी समेशन ओवर p डैश, बाकी सारी स्टेट्स का सुपरपोजिशन यहाँ ले रखा है dp p0 लेकिन समेशन p डैश प्लस एक टर्म अलग से dn n नॉट। क्यों ऐसा किया, क्योंकि dp हम निकाल चुके हैं, उसका एक्सप्रेशन पिछले पेज पे जो हमने किया था, d का एक्सप्रेशन निकाल चुके हैं, पर वो केवल तब वैलिड था जब उसका इंडेक्स n के बराबर न हो। तो अभी अननोन, इसमें ये वाला पार्ट अननोन है, बाकी सब नोन है, ये वाला पार्ट अननोन है। तो ये कैसे फिक्स करेंगे हम कह रहे हैं ये स्टेट भी नॉर्मलाइज होनी चाहिए। ये स्टेट भी नॉर्मलाइज होने का मतलब वेव फंक्शन लैंग्वेज में इसका मतलब होता साई एन स्टार साई एन डी टाउ का इंटीग्रल कितना होना चाहिए, 1। कैट लैंग्वेज में इसका मतलब है इसका डुअल वेक्टर लो, जिसे हम ब्रा वेक्टर कहते हैं। इसका डुअल वेक्टर कितना होगा, सिंपली n0 का डुअल ये वाला n0। ठीक है, इसको मैंने नंबर 1 दिया है, इसका नंबर a और इसके डुअल का नाम यहाँ पे 1, क्योंकि अभी मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो उसको ध्यान में रखने के लिए। प्लस लैम्डा एक रियल नंबर है, जब आप डुअल लेते हैं तो क्वांटिटीज़ का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हो जाता है, नंबर्स का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेशन हो जाता है। ठीक है, दिस लैम्डा लेकिन रियल है, 0 से 1 के बीच वेरी करता है, लैम्डा रियल है तो लैम्डा का स्टार लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस ये जो अंदर का ही टर्म है जिसको मैंने पूरे को b कहा, उसकी जगह अब ये टर्म 2 आ गया, कितना है वो, समेशन का इंडेक्स यहाँ p है, यहाँ मैंने उसका नाम q रख दिया, समेशन का इंडेक्स डमी होता है। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आगे हमारे पास इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा, तो प्रोडक्ट में एक ही समेशन का इंडेक्स अगर 2 बार आ गया तो दैट इज़ रॉन्ग आइंस्टीन समेशन कन्वेंशन के हिसाब से। तो मैंने समेशन के इंडेक्स का नाम चेंज कर दिया, वो डमी होता है q डैश, cp की जगह cq। लेकिन ये डुअल वेक्टर है, डुअल है तो इसमें इसका स्टार cp की जगह cq लेकिन विद अ स्टार cq स्टार, और p नॉट की जगह q नॉट, क्योंकि हमने इंडेक्स p की जगह क्या कर दिया q। ये यही वाला टर्म से मैंने सीधे सीधे लिखा है दिस। ऐसे ये वाला टर्म cn की जगह cn स्टार, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिखा है उसका cn स्टार, और n नॉट कैट की जगह n नॉट डुअल वेक्टर। ओके, दिस ये सेकंड टर्म। प्लस लास्ट टर्म लैम्डा स्क्वायर का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने की जरूरत नहीं है, लैम्डा रियल है। प्लस यहाँ भी समेशन के इंडेक्स को p की जगह q कर दिया, समेशन ओवर q डैश डी क्यू का स्टार, ये डुअल वेक्टर है इसलिए डी क्यू का स्टार, p नॉट की जगह q नॉट प्लस डी एन का स्टार n नॉट। यहाँ इन टर्म्स का नाम a b c रखा, यहाँ इनका नाम 1 2 3। हमारा अननोन जो है वो केवल dn या dn स्टार है, बाकी सब चीज़ें नोन है। कैसे पता होगा, आप ये कंडीशन इम्पोज कर रहे हैं, आप कह रहे हैं जो मेरा नया कैट है ये सेकंड ऑर्डर तक मेरा कैट ये है, ये भी नॉर्मलाइज होना चाहिए। नॉर्मलाइज होने का मतलब दिस प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 1। दिस प्रोडक्ट मतलब ये फर्स्ट टर्म ये लिखा हुआ है 1 + 2 + 3 और सेकंड टर्म जो है a + b + c। तो मुझे बेसिकली मल्टीप्लाई करना है, अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूँ 1 + 2 + 3 इंटू a + b + c। ओके, पहले डुअल वेक्टर्स आएंगे, बाद में ये वाले वेक्टर्स आएंगे, वेक्टर्स या कैट्स। ठीक है, तो आपके जो टर्म्स बनेंगे वो किस तरह के बनेंगे, 1 × a प्लस 1 × b प्लस 1 × c प्लस 2 × a प्लस 2 × b प्लस 2 × c प्लस 3 × a प्लस 3 × b प्लस 3 × c। तो उन टर्म्स को मैं टर्म बाई टर्म लिखूँ, पहले 1 × a n नॉट ये रहा, इस कैंसिलेशन को भूल जाइए, मुझे नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने गलती से मार्क कर दिया था, n नॉट। फिर 1 × b लैम्डा बाहर। अब यहाँ मैंने सीधे मल्टीप्लाई किया, देखो इनर प्रोडक्ट किसका आएगा, समेशन p डैश, समेशन हम बाद में कर लेंगे, cp केवल नंबर है,
नंबर भी बाद में मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनर प्रोडक्ट केवल आएगा N0 और P0 का। लेकिन आप ध्यान रखिए यहाँ P कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, P सारी वैल्यू ले सकता है, खुद N वाली वैल्यू नहीं ले सकता है। समेशन P डैश का यही तो मतलब है, 10 भी है, 20 भी है, 30 भी है, 40 भी है, पर खुद N0 नहीं है इसके अंदर। तो ये जो इनर प्रोडक्ट इस टर्म का, वन टर्म का B वाले के फर्स्ट वाले टर्म के साथ हो रहा है, वन का B के फर्स्ट के साथ जो प्रोडक्ट हो रहा है वो बेसिकली हो रहा है किस फॉर्म का, उसको मैंने यहाँ पे लिख रखा है, N वाली स्टेट यहाँ से आ रही है, यहाँ से स्टेट कौन सी वाली आ रही है, P वाली। लेकिन समेशन P डैश मुझे ये बता रहा है P की वैल्यू कभी भी N के बराबर नहीं हो सकती है। तो जिन स्टेट्स का आप यहाँ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, जिन मतलब मैं जिन क्यों कह रहा हूँ, एक नहीं है, ये असल में बहुत सारे इनर प्रोडक्ट हैं समेशन P होने के कारण। माना N की वैल्यू 7 है तो ये 7 1 का इनर प्रोडक्ट भी है, और 7 2 का भी, और 7 3 और 7 4 और 7 5 और 7 6, लेकिन 7 7 नहीं है समेशन P डैश का, मतलब यहाँ 7th स्टेट मिसिंग है, 7 8 7 9 सब। लेकिन जब तक दोनों इंडेक्स सेम नहीं होंगे इनर प्रोडक्ट कितना बनेगा, 0। तो दिस इंटू दिस का इनर प्रोडक्ट कितना है, 0, और दिस इंटू दिस का इनर प्रोडक्ट, Cn तो एक नंबर है, N0 का इनर प्रोडक्ट कितना, 1। ओके, बेसिकली इसे हम ऐसे कहते हैं, ये जितनी भी स्टेट्स हैं ये सारी की सारी इस स्टेट के क्या हैं, ऑर्थोगोनल, 90 डिग्री पे हैं। जैसे I डॉट J 0 होता है, जबकि I डॉट I कितना होता है, 1। ये जो सम इस तरह से हमने ब्रेक कर रखा है, N0 की डायरेक्शन का कंपोनेंट इतना है, और ये बाकी जो सारे कंपोनेंट्स हैं ये N0 के क्या हैं, परपेंडिकुलर। तो आप N0 के साथ इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ही ले रहे हैं, तो N0 के साथ ऐसे वेक्टर्स का सम जो सारे के सारे N0 के साथ 90 डिग्री पे हैं, ऑर्थोगोनल हैं, तो वो डॉट प्रोडक्ट 0 ही तो बनेगा। और N0 का N0 के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, और साथ में Cn, ये 1 इंटू बी का जो प्रोडक्ट है 1, और इस पूरे B का प्रोडक्ट है पहले टर्म 0 और दूसरा टर्म Cn। ओके, फिर 1 इंटू सी करें, 1 इंटू सी, यहाँ पर भी वही कहानी आती है। समेशन P डैश का मतलब क्या है, ये सारी स्टेट्स ऐसी हैं जिसमें P इक्वल टू N नहीं है, मतलब ये सारी स्टेट्स इस स्टेट के ऑर्थोगोनल है, तो इसका और इसका इनर प्रोडक्ट बनेगा 0। इसके साथ मल्टीप्लाइंग फैक्टर इस समय लैम्डा स्क्वायर है, ये लैम्डा स्क्वायर ऑर्डर का टर्म बनेगा, दिस इंटू सी लैम्डा स्क्वायर। लेकिन ये पहले वाले सारे इनर प्रोडक्ट कितने, 0, प्लस N0 इंटू N0 का इनर प्रोडक्ट 1, और साथ में Dn, 1A 1B 1CA लिखे हुए हैं। अब 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करो A से, 2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे, समेशन और CQ स्टार को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको बाद में देख लेंगे। Q0 का प्रोडक्ट ले रहे हैं N0 के साथ, लेकिन Q की वैल्यू अगेन डैश वाली है, डैश वाली वैल्यू मतलब Q सारी वैल्यू लेगा लेकिन खुद N वाली वैल्यू नहीं लेगा। मतलब अगेन ये कौन सा वाला सेगमेंट है, वो सेगमेंट जो इस स्टेट के क्या है, ऑर्थोगोनल है। तो इसका और इसका इनर प्रोडक्ट 2 का, जब आप A के साथ प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 2 का जो ये फर्स्ट वाला पार्ट है इसका इनर प्रोडक्ट A के साथ कितना होगा, 0। 2 का A के साथ समेशन, मैंने यहाँ पे उसको ऐसे करके दिखाया, समेशन Q डैश है आपके पास, यहाँ समेशन Q डैश, बहुत सारे टर्म्स का इनर प्रोडक्ट लेना है N0 के साथ, लेकिन उनमें से कोई भी स्टेट खुद N0 नहीं है। N0 वाली स्टेट तो आपने अलग कर रखी है, ये कोई भी स्टेट N0 नहीं है, तो किसी दूसरी स्टेट का N0 के साथ इनर प्रोडक्ट कितना बढ़ेगा, 0। तो इस समेशन Q डैश के अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो सब के सब इनर प्रोडक्ट कितना देंगे, 0, दिस इंटू दिस, और फिर एक टर्म दिस इंटू दिस बचेगा, 2 इंटू A में एक टर्म ये वाला भी बचेगा, दिस इंटू दिस। इसमें N0 का प्रोडक्ट N0 के साथ है जो कि 1 के बराबर बनेगा, साथ में Cn स्टार, ये 2A। अच्छा, 2B वाला टर्म देखें, 2B मतलब दिस 2B वाला टर्म आप देखिए लैम्डा स्क्वायर ऑर्डर का बन रहा है, लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर। यहाँ आपके 4 टर्म्स जनरेट होंगे, एक दिस इंटू दिस, ठीक है, एक दिस इंटू दिस, लेकिन ये मैं आपको सीधे बोल दूँ ये प्रोडक्ट 0 होने वाला है। Q का इनर प्रोडक्ट N के साथ, लेकिन Q के साथ डैश लगा हुआ, मतलब Q की वैल्यू कभी भी N के बराबर नहीं हो सकती है, तो ये वाला इनर प्रोडक्ट कितना बनेगा, 0। अगेन ये एक इनर प्रोडक्ट नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन वो सारे के सारे कितने बनेंगे, 0। एक टर्म, 2 टर्म इंटू 2 टर्म, 4 टर्म बनने, एक इनर प्रोडक्ट ये वाला सर्वाइव करेगा। इसको मैं अभी यहाँ लिखूंगा, मैंने लिख रखा है, लेकिन वो थोड़ा देर बाद ये, लेकिन इसका और इसका इनर प्रोडक्ट 0। ऐसे ही इसका और इसका इनर प्रोडक्ट, P का इनर प्रोडक्ट N के साथ, पर P कभी भी N के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये इनर प्रोडक्ट भी कितना हो गया, 0। 4 में से 2 टर्म खत्म हो गए, और बाकी एक बचा इसका और इसका इनर प्रोडक्ट, और एक बचा इसका और इसका इनर प्रोडक्ट, और इसका इनर प्रोडक्ट कितना है, N और N का इनर प्रोडक्ट 1, Cn इंटू Cn स्टार मॉड Cn स्क्वायर। तो यहाँ से जो 2 टर्म आपको मिल रहे हैं, 2B से जो 2 टर्म मिल रहे हैं, एक टर्म ये है,
इस समेशन का पी डैश के समेशन का प्रोडक्ट क्यू डैश के समेशन के साथ कितना है वो समेशन पी डैश समेशन क्यू डैश। एक जगह से कोफिशिएंट आपका सी पी आया, एक जगह से सी क्यू स्टार, सी पी सी क्यू स्टार, और लास्ट में इनर प्रोडक्ट किसका क्यू नॉट का पी नॉट के साथ, क्यू नॉट का पी नॉट के साथ। ओके यहाँ पे फिर से मैंने नॉट को नीचे लिख दिया है, मुझे ऊपर लिखना चाहिए था, बट यू बी केयरफुल अबाउट इट। ओके ये एक टर्म, दो टर्म जीरो, और लास्ट टर्म सी एन स्टार इंटू सी एन नॉट इंटू एन नॉट, एन नॉट और एन नॉट का प्रोडक्ट वन। वैसे मैंने यहाँ लिखा नहीं है एन नॉट, लेकिन वन नेक्स्ट स्टेज में कर लेंगे दिस। तो कुल मिला के 2b में आपके केवल 4 टर्म में से 2 टर्म सर्वाइविंग है। ओके लास्ट में 3 को a से मल्टीप्लाई करो, 3 को b। हाँ इसके बाद मैंने 2c वाला टर्म नहीं लिखा है, क्यों? 2 है लैम्डा ऑर्डर का और c है लैम्डा स्क्वायर। आप मल्टीप्लाई अगर करें तो ये टर्म बनेगा लैम्डा क्यूब ऑर्डर का। इस समय हम सेकंड ऑर्डर परटर्बेशन रिजल्ट से डील कर रहे हैं, तो हम अपने सारे आंसर इवन नॉर्मलाइजेशन भी हम केवल लैम्डा स्क्वायर ऑर्डर तक करेंगे। लैम्डा क्यूब ऑर्डर और हायर टर्म्स हमारे किसी काम के नहीं हैं इस समय। ओके अजम्पशन ये है लैम्डा इतना स्मॉल है कि लैम्डा क्यूब थर्ड ऑर्डर और हायर टर्म्स इस समय नेग्लिजिबल है, तो वो टर्म 2c वाला टर्म मैंने लिख दिया है ऑर्डर लैम्डा क्यूब। ओके इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है। बस 3 को मल्टीप्लाई करें, 3 को a से मल्टीप्लाई करें। पहले उससे पहले एक चीज़ चेक कर लें, 3 को a से मल्टीप्लाई करेंगे टर्म किस ऑर्डर का जनरेट होगा? यहाँ लैम्डा स्क्वायर है, यहाँ कोई लैम्डा नहीं है, लैम्डा स्क्वायर ऑर्डर का। 3 को b से मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा स्क्वायर लैम्डा क्यूब ऑर्डर का, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। 3 को c से मल्टीप्लाई करेंगे लैम्डा स्क्वायर लैम्डा पावर 4, उनकी भी मुझे ज़रूरत नहीं है। तो मुझे केवल मल्टीप्लाई करना है इस टर्म को, 3 को किससे? a से। 3 को a से मल्टीप्लाई करें, ये सारा का सारा पार्ट n0 के ऑर्थोगोनल है। q डैश, q की वैल्यू सारी होंगी, बस खुद n वाली वैल्यू नहीं होंगी। तो q अगर n के बराबर नहीं है तो इनर प्रोडक्ट कितना बनेगा? 0। ये 3a का फर्स्ट टर्म, बहुत सारे मल्टीप्लिकेशन करने हैं, बहुत सारे क्यों? समेशन q डैश है, लेकिन q कभी भी n के बराबर नहीं हो सकता है, तो ये इनर प्रोडक्ट हर समेशन के लिए कितने बनेंगे? 0। और फिर एक प्रोडक्ट बचेगा इस 3 का इसके साथ, इस वाले टर्म का इसके n0 का n0 के साथ इनर प्रोडक्ट 1, और बाकी बचा केवल dn स्टार। ओके तो वो टर्म ये रहा dn स्टार n0। 3b और 3c के जो प्रोडक्ट्स हैं वो लैम्डा क्यूब और लैम्डा 4 ऑर्डर के हैं। ये कैलकुलेशन इतना टीडियस नहीं है, आप थोड़ा सी बारीकी से इसे करें। बेसिकली ऑर्थोनॉर्मलिटी आपकी कैसे हेल्प कर रही है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। या तो प्रोडक्ट 1 बन रहे हैं या प्रोडक्ट बन रहा है 0। बस एकमात्र टर्म जो थोड़ा सिंप्लीफाई करने का रह गया है वो ये वाला है, बाकी या तो 1 या 0 के कारण बहुत सिंप्लीफाई हो गए हैं। अब मैं टर्म्स को अगर कलेक्ट करूँ, n नॉट का प्रोडक्ट 1 प्लस लैम्डा ऑर्डर के 2 टर्म्स हैं, लैम्डा के साथ यहाँ cn सर्वाइव किया है, यहाँ लैम्डा के साथ cn स्टार, cn प्लस cn स्टार। लैम्डा स्क्वायर ऑर्डर का टर्म, यहाँ से dn, यहाँ से दिस प्लस दिस, और यहाँ से dn स्टार। तो लैम्डा के स्क्वायर के टर्म्स जो ऑर्डर के टर्म्स हैं dn प्लस ये वाला टर्म समेशन p डैश समेशन q डैश cp cq स्टार cp cq स्टार, q नॉट और p नॉट का इनर प्रोडक्ट, q नॉट और p नॉट का इनर प्रोडक्ट डेल्टा pq, प्लस ये वाला टर्म मॉड cn स्क्वायर n नॉट का इनर प्रोडक्ट 1 cn मॉड cn स्क्वायर इंटू 1, और लास्ट टर्म आपका dn स्टार, ये इनर प्रोडक्ट 1 के बराबर, dn इक्वल टू 1। आप चेक यहाँ पे एक चीज़ चेक कीजिए, ये सेकंड ऑर्डर का टर्म आया। अगर मेरा ये टर्म नहीं होता, और अभी आप राइट हैंड साइड को भी भूल जाइए, फर्स्ट ऑर्डर तक ये नॉर्मलाइज्ड अपने आप हो रखा था। कैसे? cn हमने निकाला है प्योरली इमेजनरी होता है, वो जो अलग से एक कोफिशिएंट छूटता है c वाला, वो आइटा अल्फा के बराबर। तो अगर cn आइटा अल्फा है तो cn स्टार कितना होता है? माइनस आइटा अल्फा। तो cn प्लस cn स्टार कितना है? 0। ये 0 हो गया। तो ये अगर मैं केवल लैम्डा ऑर्डर तक इस नॉर्मलाइजेशन की वैल्यू निकाल रहा होता तो कितनी बनती? 1। मतलब लैम्डा ऑर्डर तक ये वेव फंक्शन क्या है, या ये कैट क्या है? नॉर्मलाइज। ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, ये तो हमने क्योंकि फर्स्ट वाले ऑर्डर में ये इसे नॉर्मलाइज किया था इसलिए ये है। ओके वहीं से तो cn की वैल्यू आइटा अल्फा पता लगी थी, बट वो कंडीशन अभी भी रेस्पेक्ट हो रही है। फर्स्ट ऑर्डर तक ये अभी भी नॉर्मलाइज है, लेकिन अब हम सेकंड ऑर्डर तक नॉर्मलाइजेशन चाह रहे हैं, तो ये दिस प्लस दिस बराबर कितना होना चाहिए? 1। 1 से 1 कैंसिल, cn की वैल्यू आइटा अल्फा, cn स्टार की वैल्यू माइनस आइटा अल्फा, ये टर्म। तो आपके पास केवल ये कंडीशन बच रही है, लैम्डा स्क्वायर इंटू दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। अब ये 1 कैंसिल हो चुका है, लैम्डा स्क्वायर इंटू दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। लैम्डा को लास्ट में हम 1 करने वाले हैं, परटर्बेशन फुली ऑन कर दिया, लैम्डा बराबर 1। तो इसका मतलब ये सम कितना होना चाहिए? 0 के बराबर, दिस सम मस्ट बी इक्वल टू 0। dn प्लस dn स्टार प्लस, यहाँ कैसे सिंप्लीफिकेशन होगा जरा इस पॉइंट को देख लीजिए। ये टर्म आपका ऐसा है, एक समेशन p है लेकिन विद अ डैश, एक समेशन q है ये भी विद अ डैश है, फिर cp है, फिर cq स्टार है,
और डेल्टा पी क्यू। डेल्टा पी क्यू कहाँ से आया? इनर प्रोडक्ट ऑफ क्यू नॉट और पी नॉट के कारण। ओके, यहाँ से आया, यहाँ से। तो अब डेल्टा ख़त्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, लेकिन जाते आते माना आपके पास दो समेशन है, इस समय आप किसी भी एक समेशन को ख़त्म कर सकते हैं। ओके, माना मैं Q वाले समेशन को वैनिश करना चाह रहा हूँ, तो Q वाला समेशन इसके बाद ख़त्म हो जाएगा, समेशन P डैश बचेगा। लेकिन ये डेल्टा खुद वैनिश होने से पहले Q को इंडेक्स को किससे रिप्लेस कर देगा? हर जगह P से। तो ये तो CP पहले से है और ये हो जाएगा CP का स्टार, Q की जगह P। एक समेशन अभी भी सर्वाइव करेगा, एक समेशन ख़त्म हो गया, इंडेक्स Q रिप्लेस हो गया P से, लेकिन इतना अभी भी बचा है। और ये कितना है? समेशन ओवर P डैश मॉड CP स्क्वायर। समेशन ओवर P डैश का मतलब क्या है? मॉड C1 स्क्वायर प्लस मॉड C2 स्क्वायर प्लस मॉड CD स्क्वायर प्लस सो एंड सोन, सारे मॉड्स का स्क्वायर का सम लेना है, केवल Cn वाला छोड़ देना है। माना n बराबर 7 है तो मॉड C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर प्लस मॉड C4 स्क्वायर प्लस मॉड C5 स्क्वायर प्लस मॉड C6 स्क्वायर प्लस मॉड C8 स्क्वायर प्लस सो एंड सोन, C7 स्क्वायर छूट गया है बस। तो ये टर्म सिंपली इतना हुआ, और लास्ट वाला टर्म मॉड Cn स्क्वायर, और ये कितना है? Dn प्लस Dn स्टार। Dn हमें नहीं पता, लेकिन किसी नंबर में, कॉम्प्लेक्स नंबर में उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऐड करें तो क्या बचता है? ट्वाइस ऑफ इट्स रियल पार्ट। अगर Dn हमारा हमें नहीं पता कितना है, लेकिन अगर वो इन जनरल a प्लस आइटा बी है तो Dn का स्टार कितना होगा? a माइनस आइटा बी। तो अगर आप ऐड करें तो कितना बनता है? 2a, ट्वाइस ऑफ इट्स रियल पार्ट। तो Dn प्लस Dn स्टार की जगह ट्वाइस ऑफ द रियल पार्ट ऑफ Dn बराबर। इन टर्म्स को अगर मैं राइट हैंड साइड में ले जाऊँ, समेशन P डैश CP स्क्वायर प्लस, अब यहाँ देखिए ये क्या है? ये टर्म्स एक ही तरह के हैं, C कोफिशिएंट्स के मॉड का स्क्वायर प्लस C कोफिशिएंट के मॉड का स्क्वायर। इस समेशन के अंदर सारे इस तरह के सम आ चुके हैं, सिवाय किस वाले को छोड़ के? P इक्वल टू N वाले को छोड़ के। लेकिन P इक्वल टू N वाला टर्म भी अलग से आपको मिल रहा है। तो अगर आप इन दोनों टर्म्स को एक ही साथ फिर से एक ही समेशन में लाएं तो बेसिकली आप मॉड CP स्क्वायर की सारी वैल्यूज़ को ऐड कर रहे हैं। अब की बार मैंने P के ऊपर डैश नहीं लगाया। अभी तक हम नॉर्मली क्या कर रहे थे? इसमें से एक टर्म अलग कर रहे थे, लेकिन अब मैं कंपोजिट रिजल्ट को फिर से एक साथ लिख सकता हूँ। ये दोनों टर्म मिला के बेसिकली कितना है? समेशन ओवर P विदाउट अ डैश मॉड CP स्क्वायर। ये अगर मैं ये डैश, और इसका मतलब क्या है? डैश का मतलब क्या होता है? एक टर्म अलग कर दिया। वो टर्म कौन सा है? यही वाला तो है। तो इस टर्म को भी अगर मैं समेशन में शामिल कर दूँ तो ये समेशन P मॉड CP स्क्वायर तो है। तो इस टर्म को मैं राइट हैंड साइड में ले गया तो इसका साइन नेगेटिव आ गया। तो ये Dn के बारे में इस समय आप इतनी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। Dn में हो सकता है एक कॉम्प्लेक्स पार्ट भी हो, पर जो हम पर्टर्बेशन थ्योरी कर रहे हैं वो केवल मुझे उसका रियल पार्ट की इन्फॉर्मेशन दे सकती है। ओके, मैं अगेन यहाँ पे मैंने रिपीट किया है, इस P के ऊपर डैश नहीं है। ओके, आप चाहे तो इस आंसर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, दिस प्लस दिस, लेकिन बेटर उसको इस फॉर्म में लिखें। रियल पार्ट ऑफ Dn किस पे डिपेंड कर रहा है? जो फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन में जो आपके कैट के करेक्शन के एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स थे, ये CP क्या है? एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स किसके? N1 के। ये यहाँ आए थे, N1 बराबर था समेशन ओवर P CP P नॉट। अभी मैंने यहाँ डैश नहीं लगाया, डैश हमने बाद में लगाया था एक स्टेप को अलग करके, पर ये अलग अलग डायरेक्शंस के एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स हैं फर्स्ट ऑर्डर कैट करेक्शन के। तो जो सेकंड ऑर्डर का ये वाला एक लास्ट कोफिशिएंट जो रह गया था, जिसकी वैल्यू हमें डायरेक्टली पता नहीं लगी थी, इसकी वैल्यू खुद किस पे डिपेंड करती है? फर्स्ट ऑर्डर के जितने भी एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स हैं उनके मॉड स्क्वायर के सम पे डिपेंड करती है। ओके, दिस। तो इस रिजल्ट को लास्ट में मैंने यहाँ पे ऐसे लिखा है, रियल पार्ट ऑफ Dn आपका हो जाएगा -12। 2 का फैक्टर इधर ले आए आप तो -12 दिस। ओके, तो अब आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आंसर क्यों कंप्लीट हो गया? En2 हमने पहले ही निकाल दिया था, सेकेंड ऑर्डर एनर्जी करेक्शन। सेकेंड ऑर्डर कैट करेक्शन हमने कहा था, अच्छा ये इस फॉर्म का होगा, समेशन DP P नॉट फॉर्म का होगा। फिर हमने इसको ब्रेक किया था दो पार्ट्स में, DP P नॉट, लेकिन एक डैश के साथ, और एक टर्म अलग से Dn N नॉट। ये वाले एक्सपेंशन कोफिशिएंट्स का एक्सप्रेशन तो पहले ही मिल गया था, उसमें 3 टर्म है, कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन है, पर ये निकल चुका है। और ये वाला यहाँ से पता लग गया, रियल पार्ट ऑफ Dn इतना है, इमेजिनरी पार्ट आपको पता नहीं लग रहा है, उसे आप 0 ले सकते हैं। Dn आपका जो है, टोटल Dn जो है a प्लस आइटा बी, ए की जगह ये रियल पार्ट और आइटा बी की जगह 0। Dn आप प्योरली रियल इतने के बराबर ले सकते हैं। तो ये अकेला जो एक कोफिशिएंट छूटा था ये भी पता लग गया। ये सारे के सारे कोफिशिएंट पता लग चुके हैं, P नॉट इक्वल टू N वाले भी और P इक्वल टू N वाले भी। तो N2 हमारा बंद हो गया, कैट का करेक्शन भी और एनर्जी का करेक्शन भी डन। ओके, यहाँ पर मैंने लास्ट में थोड़ा समराइज करने की कोशिश की है। ये एक्चुअली लॉट ऑफ मैथमेटिक्स हो गई है, पर्टर्बेशन थ्योरी में हमने मैथमेटिक्स ही की है। इनफैक्ट यूजुअली क्वांटम मैकेनिक्स में
या थ्योरेटिकल फिजिक्स में आप बार बार देखते हैं हम कैलकुलेशंस करते हैं, बट एट द एंड वो कैलकुलेशन में किया क्या, थोड़ा उसे समराइज़ करें तो थोड़ा चीज़ें समझने आसान रहती है। वो मैंने यहाँ पे करने की कोशिश की है। हमने अभी तक किया क्या है पर्टर्बेशन थ्योरी में। आपकी प्रॉब्लम ये थी, एक अनपर्टर्ब्ड सिस्टम था, एच नॉट साई एन नॉट इक्वल टू ई एन नॉट साई एन नॉट, लेकिन इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, ठीक है, कैट लैंग्वेज में, एंड एच नॉट एक्टिंग ऑन द कैट एन नॉट इक्वल टू ई एन नॉट एन। ये सिस्टम कंप्लीटली सॉल्वेबल था, एग्जैक्टली सॉल्वेबल प्रॉब्लम थी, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, लेकिन हमने इस सिस्टम को डिस्टर्ब किया। एच जो है नया हैमिल्टोनियन जो है वो पुराना अनपर्टर्ब्ड प्लस थोड़ा सी डिस्टर्बेंस, थोड़ा सी का मतलब एच डैश क्या है, एच नॉट के मुकाबले स्मॉल। ये अभी भी क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, ऑपरेटर्स को आप ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं कि छोटा और बड़ा, इसको हम अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं क्लियर करूंगा, बट दिस, लेकिन इस सिस्टम को आप धकेल के यहाँ ले गए, धकेल मतलब डिस्टर्ब करके यहाँ ले गए, इतना आपने डिस्टर्बेंस ले आए। तो अब हमारा सवाल ये है, अच्छा ये जो नया हैमिल्टोनियन है इसके भी तो कुछ आइगन कैट्स और कुछ आइगन वैल्यूज़ होंगी, तो वो निकालिए। अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का सब कुछ पता है, पर्टर्ब्ड सिस्टम के बारे में आंसर बताइए। तो पर्टर्बेशन थ्योरी हमारी इस अजम्पशन से स्टार्ट कर रही है, अगर डिस्टर्बेंस बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, बहुत लार्ज नहीं है, खासकर किसके मुकाबले, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के हैमिल्टोनियन के मुकाबले आपका डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि n जो है वो n0 से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा, और En जो है वो En0 से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा। पर्टर्ब्ड सिस्टम की आइगन स्टेट्स और एनर्जी वैल्यूज़ लगभग अनपर्टर्ब्ड सिस्टम जैसी होंगी, उनमें कुछ करेक्शन टर्म्स आ जाएंगे। तो इस करेक्शन को सिस्टमेटिकली इवेलुएट करने के लिए हमने यहाँ एक ऑर्डर पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया, h इक्वल टू एच नॉट प्लस लैम्डा एच डैश। लैम्डा का नोशन ये है, लैम्डा हमारे पर्टर्बेशन की स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर रहा है। पर्टर्बेशन कम है तो लैम्डा बराबर 0 बिल्कुल नहीं है, पर्टर्बेशन फुल्ली अप्लाई करना है, लैम्डा बराबर 1 रख दो। तो लैम्डा हमें ऑर्डर ऑफ पर्टर्बेशन को कंट्रोल करने में मदद करता है, और मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा इसका वैलिडिटी क्राइटेरिया जिसे हम कहते हैं, या फाइनल रिजल्ट्स को हो सकता है इस लेक्चर के लास्ट में मैं आपको दिखाऊं, वहाँ से ऑर्डर का मतलब आपको थोड़ा और क्लियर होगा। फिर हमने क्या किया, ऑर्डर पैरामीटर के टर्म में न्यू कैट और न्यू आइगन वैल्यू कुछ इस फॉर्म की, अननोन वाला भाई अनपर्टर्ब्ड सिस्टम का कैट प्लस लैम्डा टाइम्स फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन प्लस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स सेकंड ऑर्डर करेक्शन प्लस प्लस प्लस, ऐसे एनर्जी जो है अनपर्टर्ब्ड एनर्जी प्लस लैम्डा टाइम्स फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन प्लस लैम्डा स्क्वायर टाइम्स सेकंड ऑर्डर करेक्शन। आप जिस ऑर्डर तक कैलकुलेशन करना चाहते हैं वहाँ तक के कैट करेक्शंस निकाल लीजिए, वहाँ तक के एनर्जी करेक्शंस निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे, ये जो इक्वेशन है, नया सिस्टम इस श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को ओबे कर रहा होगा, नया सिस्टम भी श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन को क्यों ओबे कर रहा है, सारे के सारे हैमिल्टोनियन इस समय जो हैं, चाहे अनपर्टर्ब्ड चाहे पर्टर्बेशन, टाइम से इंडिपेंडेंट हैं। टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्बेशन थ्योरी तभी तो कह रहे हैं। तो फिर से ओवरऑल एच भी टाइम इंडिपेंडेंट है, तो टाइम इंडिपेंडेंट है तो टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। एच की जगह ये रखो, एन की जगह ये रखो, ई एन की जगह ये रखो, आपको लैम्डा में इक्वेशन के दोनों साइड में एक पावर सीरीज मिलती है। लैम्डा की अलग अलग पावर्स के कोफिशिएंट को कलेक्ट करके अगर आप इक्वेट करें कि लैम्डा पावर 0 का कोफिशिएंट इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में मैच होना चाहिए, लैम्डा पावर 1 का मैच होना चाहिए, लैम्डा पावर 2 का मैच होना चाहिए, वहीं से आपको अलग अलग पर्टर्बेशन ऑर्डर के रिजल्ट्स मिलेंगे। लैम्डा पावर 0 का कोफिशिएंट आप कलेक्ट करते हैं तो आपको ये इक्वेशन मिलती है। ये अनपर्टर्ब्ड इक्वेशन सिस्टम की ही इक्वेशन है। अगर आप बहुत रफ आंसर चाह रहे हैं तो मैं आपको ये आंसर भी दे सकता हूँ। आप ये मान लो डिस्टर्बेंस इतना अगर स्मॉल है कि उसका असर नेग्लिजिबल है, तो ये मान लो ना आप इस सीरीज़ को यहीं पर टर्मिनेट कर रहे हो। नया कैट बराबर अनपर्टर्ब्ड कैट, नई एनर्जी बराबर अनपर्टर्ब्ड एनर्जी। बट ये बहुत रफ आंसर होगा, इसे हम कहेंगे जीरोथ ऑर्डर का आंसर, जीरोथ ऑर्डर पर्टर्बेशन। फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन करना है, मैंने उसकी इक्वेशन नहीं लिखी है, लैम्डा पावर 1 के कोफिशिएंट को कलेक्ट करके आप लिखेंगे। उस वाले में n1 और en1 आते हैं, n1 और en1 फर्स्ट ऑर्डर वाले पर्टर्बेशन में। अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके इनको और इनको निकाल सकें, जैसे कि हम कर चुके हैं, तो मतलब अब आप अपना आंसर यहाँ तक पेश कर सकते हैं। लैम्डा को लास्ट में 1 रख दो। अब जो आपका कैट है अनपर्टर्ब्ड प्लस n1, अब जो आपकी एनर्जी है अनपर्टर्ब्ड प्लस फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन इन द एनर्जी, तो ये हमने निकाल सकते हैं इससे। ओके, ऐसे ही सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन, खुद इन इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करते हैं उसको भी मैंने थोड़ा आउटलाइन किया है। फर्स्ट ऑर्डर में हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं, यहाँ जो इक्वेशन मिलती है, जो भी मिलती है, मैंने उसको ब्लू लाइन से ही दिखा रखा है, जो भी इक्वेशन मिलती है उसका इनर प्रोडक्ट आप लेते हैं m0 के साथ। अगेन मैं यहाँ पे केयरफुल मैंने लिखा है, इनर प्रोडक्ट वैसे मुझे ये नहीं लिखना चाहिए था, इनर प्रोडक्ट इसके साथ लिखना चाहिए था। इनर प्रोडक्ट आप कहते हैं आप साई के साथ ले रहे हैं, लेकिन जब इनर प्रोडक्ट लेने जाते हैं तो साई स्टार से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वैसे इनर प्रोडक्ट कहना तो मुझे चाहिए था हम m0 के साथ इनर प्रोडक्ट ले रहे हैं, लेकिन जब लेंगे तो उसके डुअल वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, तो तो ये किया, यहाँ से जो भी इक्वेशन मिली फर्स्ट ऑर्डर की उसका इनर प्रोडक्ट इसके साथ लिया। इसके बाद जो इक्वेशन मिलती है उसमें 2 केस बनाइए।
एक बार m की जगह n, मतलब आपने n0 से मल्टीप्लाई किया था, उससे आपको एनर्जी का करेक्शन मिल जाएगा। En1 निकालने के लिए पुट m इक्वल टू n, वहाँ से आपको En1 का आंसर मिल जाएगा। वो आंसर जो भी होता है, वैसे वो h-nn होता है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ द परटर्बेशन इन द nth अनपर्टर्ब्ड स्टेट, लेकिन टिक मतलब है यहाँ से En1 का आंसर आपका निकल आएगा। एनर्जी का करेक्शन ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके, इनर प्रोडक्ट लो m0 के साथ और बाद में m बराबर n रख दो, तो आपका एनर्जी का करेक्शन निकल आएगा। दूसरा केस कैट का करेक्शन, ये n1 करेक्शन निकालने के लिए आपको एक तो m नॉट इक्वल टू n रखना पड़ेगा, और साथ साथ आप n1 ये आर्बिट्री कैट को बेस कैट्स के टर्म में इस तरह से एक्सपैंड करेंगे। ओके, आप यहाँ पे अपने इग्नोरेंस को, आपका जो अज्ञान है, ये आपका अज्ञान है, आपको ये नहीं पता, लेकिन आप कह रहे हैं ये अज्ञान अब मैं अगर CP को पता कर लूँगा तो मेरे को ये पता लग जाएगा। मतलब अब हमारा जो इग्नोरेंस है वो इन कोफिशिएंट्स में ट्रांसफ़र हो गया है, हमें अब इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू पता करनी है। ये कोफिशिएंट पता हो जाएंगे तो ये पता हो जाएगा। ये कोफिशिएंट्स कैसे पता होते हैं? आप ये m नॉट इक्वल टू n रख के इक्वेशन को वो कीजिए, आपको सीधे सीधे इन कोफिशिएंट्स की वैल्यू मिल जाती है, लेकिन वो वैल्यू मिलती है आपको जब p नॉट इक्वल टू n, p डैश वाला केस, सारे कोफिशिएंट पता लग जाते हैं सिवाय एक को छोड़ के। इसको बाद में हम ऐसे ब्रेक करते हैं, इस समेशन को हम बाद में ऐसे ब्रेक करते हैं, n0 के डायरेक्शन में कुछ कंपोनेंट और बाकी अदर डायरेक्शंस में। बेसिकली ये जो चीज़ है आर्बिट्री कैट सारी कैट्स की मिक्सिंग से बना है, लेकिन उसमें एक तो सेल्फ डायरेक्शन का कंपोनेंट है। सेल्फ डायरेक्शन को कह रहा हूँ n1 nth में फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन, nth वाले कैट का करेक्शन है, nth वाले कैट के करेक्शन में खुद n0 का कंपोनेंट भी आता है और बाकियों का तो आता ही आता है। तो ये अदर स्टेट्स की मिक्सिंग है और ये क्या है, सेल्फ की मिक्सिंग। ओके, तो अदर वाले जो मिक्सिंग है, अदर वाले जो कोफिशिएंट्स हैं वो तो सीधे m नॉट इक्वल टू n रख के निकल आते हैं, उसका आंसर भी कुछ आता है, मैंने टिक कर रखा है, मतलब ये निकल आता है। और बाकी जो एक लास्ट कोफिशिएंट ये Cn बच जाता है, ये कैसे निकलता है? हम डिमांड करते हैं कि अब हमारा जो कैट है, अब मेरा कैट इतना है, फर्स्ट ऑर्डर तक का मेरा कैट का आंसर है अनपर्टर्ब्ड प्लस लैम्डा टाइम्स n1। इस कैट का नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए फर्स्ट ऑर्डर तक, फर्स्ट ऑर्डर मतलब लैम्डा पावर 1 तक। लैम्डा पावर 1 तक अगर हम इसका नॉर्मलाइजेशन करें तो हमारा Cn भी निकल आता है। Cn इनफैक्ट इस केस में आईटा अल्फा निकलता है, बट दिस m0 के साथ इनर प्रोडक्ट लिया, m इक्वल टू n रखा, एनर्जी का आंसर निकल गया, एनर्जी करेक्शन निकल गया। m नॉट इक्वल टू n रखा और साथ में ये एक्सपेंशन आपने किया, तो ये एक्सपेंशन कोफिशिएंट सारे के सारे निकल आते हैं सिवाय एक को छोड़ के, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन को अप्लाई करके वो भी निकल आता है। सेकेंड ऑर्डर में भी आप बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट्स करते हैं, लेकिन वहाँ आपको फर्स्ट ऑर्डर के रिजल्ट्स की ज़रूरत पड़ेगी। En2 और n2 निकालने के लिए उन एक्सप्रेशंस के साथ आपका En1 और n1 भी आता है, तो आपका इनका आंसर तभी कंप्लीट होगा जब आप ये निकाल चुके होंगे। तो सेकेंड ऑर्डर में, सेकेंड ऑर्डर की जो ये इक्वेशन आती है लैम्डा स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कलेक्ट करके, वो जो भी इक्वेशन है उसका इनर प्रोडक्ट आप फिर से m0 के साथ लेते हैं। m0 कोई आर्बिट्री स्टेट है, फिर En2 निकालने के लिए m बराबर n रखो। जैसे ही आप m बराबर n रखते हैं आपको सीधे सीधे En2 का आंसर मिल जाता है, वो जो भी आंसर हो, वट एवर दैट आंसर, वो निकल गया। और दूसरा कैट का करेक्शन निकालने के लिए यू पुट m नॉट इक्वल टू n, लेकिन साथ साथ आप ये जो आर्बिट्री कैट है, आर्बिट्री मतलब अननोन कैट बोलना चाहिए मुझे, सेकेंड ऑर्डर करेक्शन है ये, इसको आप अगेन बेस कैट्स के टर्म में क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। कंप्लीट ऑर्थोनॉर्मल सेट की मदद से इसको एक्सपैंड कर रहे हैं। n1 का एक्सपेंशन भी ऐसे ही किया, n2 का एक्सपेंशन भी ऐसे ही किया। n1 में हमारी इग्नोरेंस, इसके बजाय हमें c पता करने हैं, सारे c कोफिशिएंट्स। यहाँ n2 के बजाय अब मेरा टास्क है सारे d कोफिशिएंट्स पता करने। d कोफिशिएंट्स पता लग जाएंगे तो मेरा n2 पता लग जाएगा। तो d कोफिशिएंट्स कैसे पता करते हैं? आप ये m नॉट इक्वल टू n और ये उस एक्सप्रेशन में रखिए, थोड़ा सिंप्लीफाई कीजिए, आपको d का एक्सप्रेशन सीधे सीधे मिल जाता है। लेकिन ये d का एक्सप्रेशन होता है फॉर p नॉट इक्वल टू n, मतलब सारे कोफिशिएंट्स पता लग जाते हैं सिवाय एक को छोड़ के। dp का कुछ एक्सप्रेशन मिलता है, मैंने टिक कर रखा है, आप देख सकते हैं वो एक्सप्रेशन क्या है, लेकिन वो एक्सप्रेशन होता है फॉर p नॉट इक्वल टू n। एक कोफिशिएंट फिर भी अलग छूट गया है। अगेन ये मिक्सिंग है, n2 में सारे कैट्स की मिक्सिंग है, सारे बेस कैट्स की मिक्सिंग है। ये अदर कैट्स हैं, अदर मतलब n को छोड़ के, और ये सेल्फ वाला कंपोनेंट, सेल्फ मिक्सिंग। ओके, ये ब्रेकिंग हमें इसने बाद में हमें बहुत हेल्प की, जहाँ पे हमने नॉर्मलाइजेशन करने की कोशिश की इस वाले स्टेप में 1a 2a। n0 का इनर प्रोडक्ट n0 के अलावा बाकी सारी स्टेट्स के साथ सीधे सीधे कितना, 0। तो ये ठीक है, तो ये तो बाकी सारे कोफिशिएंट्स तो यहाँ से निकल आए, और लास्ट में एक जो वो dn कोफिशिएंट बचा वो फिर कैसे निकाला? आपने कहा अब मेरा कैट ये है, सेकंड ऑर्डर तक का मेरा कैट ये है, n0 प्लस लैम्डा n1 प्लस लैम्डा स्क्वायर n2। इसको मैं लैम्डा स्क्वायर तक ही अगर डिमांड करूँ कि ये लैम्डा स्क्वायर ऑर्डर तक नॉर्मलाइज होना चाहिए, तो वहाँ से मुझे dn भी निकल के मिल जाता है। dn पूरा नहीं मिलता है, dn की हमें केवल ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि उसकी रियल पार्ट इतना है, पर इतना ही
इस केस में हम इतना ही निकाल सकते हैं, तो हम इतने पे ही सेटिस्फाई होंगे कि dn में केवल एक रियल पार्ट है जो कि इतना है, और dn के इमेजिनरी पार्ट को आप जीरो ले सकते हैं। तो अब आपका आंसर कंप्लीट हो गया, सेकेंड ऑर्डर तक का आंसर कंप्लीट हो गया। dn कोफिशिएंट नॉर्मलाइजेशन से निकल के आया, dp कोफिशिएंट m नॉट इक्वल टू n रख के आया, तो आपका n2 करेक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया, m इक्वल टू n रख के एनर्जी का करेक्शन। तो आपका सेकेंड ऑर्डर तक का आंसर अब तैयार हो गया। लेकिन ये स्कीम इन प्रिंसिपल, इस स्कीम को आप थर्ड ऑर्डर फोर्थ ऑर्डर जहाँ तक चाहें उसे आगे बढ़ा सकते हैं। मोर और लेस आपके सारे स्टेप्स क्या रहेंगे, सिमिलर रहेंगे। ओके, अभी थोड़ा सी टाइम बचा है, मैं जस्ट आपको इन रिजल्ट्स पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसको नेक्स्ट लेक्चर में मुझे डिस्कस करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन ये है, फर्स्ट ऑर्डर का एनर्जी करेक्शन ये होता है, इंटीग्रल फॉर्म में देख लीजिए। इसमें एच डैश एक बार आ रहा है, सिंपली ये देखो एच डैश एन एन, एक बार एच डैश आ रहा है। फर्स्ट ऑर्डर में जो हमारे कोफिशिएंट्स हैं CP, इनका जो एक्सप्रेशन है वो भी आप यहाँ देख लीजिए। ये CM की वैल्यू है जब m नॉट इक्वल टू n, एक अलग से निकलेगा आइटा अल्फा, लेकिन बाकी कोफिशिएंट्स ये भी किस प्रकार के हैं, एच डैश mn ओवर। ये कोफिशिएंट्स जो हैं एच डैश एक बार आ रहा है, बेसिकली ये एच डैश का मैट्रिक्स एलिमेंट है mth और nth स्टेट के बीच, पर एच डैश एक बार आ रहा है, और वो किससे डिवाइड हो रहा है, mth और nth वाले लेवल्स के एनर्जी डिफरेंस से। फर्स्ट ऑर्डर के जो रिजल्ट्स हैं, चाहे एनर्जी करेक्शन हो चाहे कोफिशिएंट्स हों, उनमें एच डैश एक बार आता है, और कोफिशिएंट्स में डिनोमिनेटर में एनर्जी डिफरेंस से एक बार डिवाइड करते हैं। रफली इस चीज़ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इस वाले चीज़ को रफली मैं ऐसे लिख सकता हूँ, सी का जो नेचर है एच डैश अपॉन डेल्टा ई टाइप का है, और EN1 फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन का नेचर कैसा है, एच डैश टाइप का। जस्ट सिंबॉलिकली लिखा है मैंने ऑर्डर दिखाने के लिए। फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन एच डैश NN होता है, तो एच डैश के ऑर्डर का है, और फर्स्ट ऑर्डर जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो एच डैश अपॉन डेल्टा ई टाइप के होते हैं। सेकेंड ऑर्डर में EN2 का जो एक्सप्रेशन है, और डी कोफिशिएंट, यहाँ कोफिशिएंट्स का नाम हमने डी रखा है, इनका जरा बिहेवियर चेक कर लें। हमने जो आंसर निकाले हैं वहाँ से EN2 का आंसर चेक करो, एच डैश का स्क्वायर, बाकी मॉड वगैरह पे मैं ध्यान नहीं दे रहा हूँ। एच डैश के 2 फैक्टर आपको मिलेंगे, ई एंड में एच डैश के 2 फैक्टर, और उसके साथ एक डेल्टा ई भी है, यहाँ डिनोमीटर में एक डेल्टा ई भी आने लगा है, बट एच डैश के 2 फैक्टर हैं, द इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डी कोफिशिएंट्स की वैल्यू ये रही, एच डैश का स्क्वायर अपॉन एनर्जी का स्क्वायर, डेल्टा ई का स्क्वायर, एच डैश का स्क्वायर डेल्टा ई, ये दोनों डेल्टा ई अलग अलग हैं, पर सिंबॉलिकली ये लगभग उसी टाइप का है। लास्ट में एक टर्म इस टाइप का भी है, पर इसके बजाय इन टर्म्स पे ध्यान दें, मेन टर्म्स ये हैं, ये एच डैश स्क्वायर अपॉन डेल्टा ई स्क्वायर टाइप के टर्म हैं। सिंबॉलिकली डी जो है कुछ इस तरीके का है। तो अब यहाँ से आप ऑर्डर को, अगर आप लैम्डा के टर्म में ना भी सोचें, तो अब आप ऑर्डर ऑफ पर्टर्बेशन को समझ सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन में जो भी चीज़ें हैं, चाहे एनर्जी चाहे कोफिशिएंट्स, वो बेसिकली किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एच डैश की एक पावर, एच डैश पर्टर्बेशन डिस्टर्बेंस। सेकेंड ऑर्डर के आंसर्स एच डैश स्क्वायर, अगर एच डैश स्मॉल है, डिस्टर्बेंस स्मॉल है, तो एच डैश स्क्वायर वाले टर्म्स छोटे होंगे। और अगर यहीं से अगर हमने थर्ड ऑर्डर का रिजल्ट नहीं निकाला, पर आप गेस कर सकते हैं थर्ड ऑर्डर का करेक्शन कैसा होगा, एच डैश क्यूब, डिनोमिनेटर में हो सकता है उसके डेली स्क्वायर टाइप का टर्म हो, बट मेनली एच डैश का क्यूब। और ऐसे ही कोफिशिएंट्स, वहाँ के कोफिशिएंट्स का नाम हम कुछ और रखें, माना ई रखें, N3 करेक्शन में ई कोफिशिएंट्स आएँ, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होंगे, एच डैश क्यूब। फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। अगर एच डैश स्मॉल है तो हो सकता है आप यहीं तक अपना आंसर निकालना चाहें। एच डैश स्मॉल है लेकिन बहुत ज़्यादा स्मॉल नहीं है, तो शायद आप एच डैश स्क्वायर तक के टर्म्स को रखना चाहेंगे, सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन। एच डैश उतना भी स्मॉल नहीं है तो थर्ड ऑर्डर तक चले जाओ। तो इस फॉर्म में अगर आप आंसर को देखें, ऑर्डर डिफाइन करने के लिए आपको लैम्डा की ज़रूरत वैसे नहीं थी। लैम्डा वैसे भी हमने एक इंटरमीडिएट क्वांटिटी की तरह इंट्रोड्यूस किया था, बाद में तो हमने लैम्डा 1 ही रख देना है, लैम्डा हम 1 रख देते हैं, लेकिन वो फाइनल रिजल्ट में भी आप देख सकते हैं कि लैम्डा के बिना भी ऑर्डर का क्या सेंस है, वो आप यहाँ से देख सकते हैं। फर्स्ट ऑर्डर के रिजल्ट एच डैश, सेकेंड के एच डैश स्क्वायर, थर्ड के एच डैश क्यूब। और अगर और क्लियरली देखें, ये कोफिशिएंट्स, यहाँ से एक्चुअली ये आइडिया आता है, हमने शुरू में कहा था ना, एच डैश मस्ट बी वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू एच जीरो। पर्टर्बेशन थ्योरी तब अप्लाई कर सकते हैं, पर ऑपरेटर्स को आप इस तरह से कंपेयर नहीं कर सकते। यहाँ से सेंस थोड़ा और बेटर बनता है। ये सी और डी कोफिशिएंट्स क्या बता रहे हैं, नई स्टेट में कितनी मिक्सिंग आ गई है। पहले तो आपकी स्टेट केवल ये थी N0, लेकिन अब ये जो स्टेट बनी है इसमें ये स्टेट तो है ही, लेकिन बाकी स्टेट्स की मिक्सिंग भी है। तो पर्टर्बेशन के आंसर्स पे आप तब यकीन कर सकते हैं, तब उन पे रिलाई कर सकते हैं जब ये मिक्सिंग क्या हो, कम। मिक्सिंग कम होने का मतलब इन कोफिशिएंट्स का मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
अब ये कोफिशिएंट्स किस प्रकार के हैं, एच डैश का रेशो किसके साथ है, डेल्टा ई, यहाँ एच डैश अपॉन डेल्टा ई का पूरे का स्क्वायर है। बेसिकली आप एच डैश को किससे कंपेयर कर रहे हैं, डेल्टा ई से। अगर मिक्सिंग मुझे बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए, पर्टर्बेशन के रिजल्ट्स आप तभी सही मान सकते हैं। क्वालिटेटिवली आप सोचें, सिस्टम को डिस्टर्ब किया लेकिन डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा ना हो, तो डिस्टर्बेंस अगर बहुत ज़्यादा नहीं है तो इनिशियल स्टेट लगभग इनिशियल स्टेट जैसी ही रहेगी, उसमें बाकी स्टेट्स की मिक्सिंग ज़्यादा नहीं होगी। मिक्सिंग ज़्यादा नहीं होने का मतलब ये जो कोफिशिएंट्स हैं सी और डी, इनकी वैल्यू क्या होगी, बहुत लार्ज नहीं होगी। और सी और डी के बहुत लार्ज नहीं होने का क्वांटिटेटिव मतलब क्या है, ये जो मैट्रिक्स एलिमेंट है एच डैश का, ये एच डैश नहीं है, ये हमेशा एच डैश एम एन टाइप का होता है। एच डैश के जो मैट्रिक्स एलिमेंट हैं वो डेल्टा ई खुद किस फॉर्म का है, ई एम ज़ीरो माइनस ई एन ज़ीरो टाइप का, या ई एम ज़ीरो ई पी ज़ीरो, दो लेवल्स का, दो अनपर्टर्ब्ड लेवल्स का एनर्जी डिफरेंस। और एच डैश एम एन दो लेवल्स के बीच पर्टर्बेशन का मैट्रिक्स एलिमेंट। तो पर्टर्बेशन थ्योरी के रिजल्ट्स तब वैलिड हो सकते हैं, पर्टर्बेशन थ्योरी अप्लाई करना तब सूटेबल हो सकता है जब ये न्यूमरेटर इसके मुकाबले स्मॉल हो, क्योंकि तब सी और डी क्या बनेंगे, स्मॉल, मिक्सिंग कम होगी, सिस्टम कम डिस्टर्ब हुआ है। तो क्वालिटेटिवली जिसको मैं कह रहा था ये कि पर्टर्बेशन थ्योरी हम इस केस में अप्लाई कर सकते हैं, क्वांटिटेटिवली उसका एक्चुअल मतलब कुछ इस प्रकार का है। एच डैश एम एन मैट्रिक्स एलिमेंट्स जो एमथ और एनथ स्टेट के बीच एच डैश के हैं वो स्मॉल होने चाहिए किसके मुकाबले, डेल्टा ई मतलब ई एम ज़ीरो माइनस। मैंने मॉड इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वांटिटीज़ कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, ये नेगेटिव हो सकते हैं। तो ये मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ पर्टर्बेशन किसी भी दो स्टेट्स के बीच अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के जो एनर्जी लेवल्स का गैप है, और ये केवल एमएथ और एनएथ से कंपेयर नहीं कर रहे हैं, ये माना अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के एनर्जी लेवल्स ये हैं, कहीं पे गैप, कहीं पे ज़्यादा। ऑन एवरेज ये जो एलिमेंट्स हैं इनका मैग्नीट्यूड इन एनर्जी लेवल्स के मुकाबले क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ये है एक्चुअल वैलिडिटी क्राइटेरिया इसका पर्टर्बेशन थ्योरी का। मैं नेक्स्ट लेक्चर में भी इस पर थोड़ा स्टार्ट करूंगा। और अभी मैं पर्टर्बेशन थ्योरी पे एग्जांपल्स भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले डीजनरेट पर्टर्बेशन थ्योरी डिस्कस करूंगा और एक साथ फिर एग्जांपल्स करूंगा। हम एग्जांपल ऐसे करेंगे जो एक साथ हमारे नॉन डीजनरेट और डीजनरेट केस को एक साथ कवर करेंगे, तो इसलिए एग्जाम्पल्स मैं इसके बाद में करूँगा। अभी हमने बेसिक आउटलाइन जो है फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी की डेवलप कर दी है। रिजल्ट्स हम मोस्ट प्रॉब्ली केवल फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन थ्योरी तक के रिजल्ट निकालेंगे, वो भी हम केवल एनर्जी का करेक्शन निकालेंगे। ओके, फिजिकली जो आप लैब में ऑब्जर्व करते हैं वो एनर्जी करेक्शन होता है। सिस्टम की एनर्जी लेवल्स कुछ थे, तो उससे माना हाइड्रोजन एटम है तो आपको एक तरह का स्पेक्ट्रम दिखा, और पर्टर्बेशन अप्लाई करने के बाद एनर्जी लेवल शिफ्ट हो गया तो स्पेक्ट्रम चेंज हो गया। तो लैब में हम उस एनर्जी लेवल्स को ऑब्जर्व करते हैं, तो हम एनर्जी करेक्शंस पे ही फोकस करेंगे कैलकुलेशन में, और वो भी हम केवल मोस्टली फर्स्ट ऑर्डर तक की करेक्शंस करेंगे। बट दैट कम्स लेटर, एक बार हम डीजनरेट केस को भी जब सॉल्व कर लेंगे, दैट कम्स देन। सो विद दिस आई वुड लाइक टू एंड दिस लेक्चर। थैंक यू एवरीबॉडी।